Hello everyone and welcome back to yet another video, and in this video we will finally finish and conclude the Bohr model of atom. At least I think I will. Okay, so abhi this is going to be the last video and then we'll move to the quantum mechanical model of atom, which is going to be hell of interesting. And so किसी चीज़ को शुरू करने के लिए किसी चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है, तो अभी हम इसको फाइनली ख़त्म करेंगे. ठीक है, विल कंक्लूड दिस टॉपिक एंड we already discussed that this is something a Bohr model of atom looks like. बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और there are going to be electrons which are present in these various shells having specific amount of energy, right? And that energy is not going to reduce with time or increase with time, whatever. They're going to be it's going to be constant with time, and that's what they're doing. ठीक है, electrons अपना काम कर रहे हैं, अपना business कर रहे हैं, and they are not doing anything else. But we decide to give this electron a certain amount of energy. मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक आउटसाइड सोर्स से प्रोवाइड करी, विच इज़ ऑफकोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड आफ्टर डूइंग दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड. ठीक है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी उतनी तो थी ही, बट मैंने उसको एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है ना. सो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गो टू अ हायर लेवल. इलेक्ट्रॉन अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करे, कहीं तो निकालनी होगी ना एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गो फ्रॉम वॉट एवर शेल इट इज इन राइट नाउ. दिस इज of course n1. इलेक्ट्रॉन अभी n1 पे है. दिस ऑफ कोर्स इज n2 एंड दिस इज n3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, एंड वट एवर द शेल नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज n. सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इट इज 1, एंड आफ्टर वी प्रोवाइडेड सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स टू गो फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने उसको इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि उसको 1 से 5 तक जाना पड़ा, उसके पास इतनी एनर्जी थी. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन कम्स टू n इज इक्वल टू 5, इट इज़ एक्साइटेड, इट हैज़ हायर एनर्जी. जितनी उसके पास होनी चाहिए थी n इज इक्वल टू 1 से, उसके पास उतनी एनर्जी की आदत थी उसको, बट now it has a total different energy. It has an energy which is equal to n is equal to 5. ठीक है, so this electron is said to be in the excited state, और excited state किसी को पसंद नहीं होती honestly. Everybody wants to achieve stability. Everybody craves stability. ठीक है, humans as well as electrons. So electrons को stability चाहिए, और stability के लिए electron क्या करेगा? Electron is going to come to a lower state or a lower orbit. Let's say electron comes to n is equal to 3. ठीक है, और बाकी की एनर्जी इट इज़ गोइंग टू एमिट आउट, एंड दैट इज कॉल्ड एमिशन. ठीक है, सो जो पहला प्रोसेस हमने किया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं था किसी से, बट हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी फॉर एक्साइटेशन टू हैपन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, राइट? आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन गोज टू अ सर्टन हायर लेवल, इन दिस केस n इज इक्वल टू 5, और वहाँ पे जाने के बाद इलेक्ट्रॉन इज ऑफकोर्स क्रेविंग स्टेबिलिटी, उसको नीचे आना है, उसको स्टेबल होना है लाइफ में. ठीक है, एवरीबडी क्रेव स्टेबिलिटी, सो डज आर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन कम्स टू अ लोअर स्टेट विच इज n इज इक्वल टू 5, और बाकी की एनर्जी वो बाहर एमिट कर देता है, विच इज गोइंग टू बी अ विजिबल रेडिएशन, एंड दैट इज योर प्रोसेस कॉल्ड एमिशन. आई होप इतना तुम्हें क्लियर है. ठीक है, अभी जो अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 5 पे गया, हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रॉन वाज एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 5. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, विच इज n इज इक्वल टू 4 आफ्टर बीइंग एक्साइटेड. उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज करके वो कहाँ पहुँचा, विच इज n इज इक्वल टू 3 इन दिस केस. तो 5 से लेके 3 पे जो ट्रांजिशन हुई है, that is the one which is important for what? Important for this formula which I'm telling you. Clear? So there is this formula, very cute one, which says that wave number is equal to 109677, which is the Rydberg's constant, is equal to 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Wave number का unit क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ एक लेंथ होती है, तो लेंथ इनवर्स इसका यूनिट होगा, विच इज सेंटीमीटर इनवर्स, अगर तुम्हारी वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो. क्लियर? सो दिस इज योर फॉर्मूला. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द Rydberg's constant. Rydberg's constant, of course he was a scientist and he gave this formula to us, and this is a very very important equation so as to understand the spectral lines, the number of spectral lines or the wave number of any transition that happens. ठीक है, अभी जो ट्रांजिशन हुई उसमें important part क्या था?
5 से 3 पे आना. ऑफ कोर्स 1 से 5 पे के एक्साइटमेंट में दैट इज समथिंग विच वी आर नॉट कंसिडरिंग. हमें लग रहा है वो अब्जॉर्प्शन है, मतलब हमें लग रहा है क्या, हमें पता है दैट इज अब्जॉर्प्शन बिकॉज वी मेड दैट हैपन, है ना. इलेक्ट्रॉन ने खुद से क्या किया, इलेक्ट्रॉन खुद से 5 पे पहुंचने के बाद वापस 3 पे आया. दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है. सो ये जो N1 N2 है ना, वो क्या है, लेट्स सी दैट. फॉर दिस ट्रांजिशन जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाई, इस ट्रांजिशन के लिए वेव नंबर इज गोइंग टू बी 109677 इंटू 1/N1 स्क्वायर. N1 वहाँ होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है आफ्टर लूजिंग इट्स एनर्जी. ठीक है. इस केस में इलेक्ट्रॉन आया वापस किस पे, 3 पे आया. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 3 स्क्वायर माइनस N2 होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया. इन दिस केस इलेक्ट्रॉन वॉज एट 5. ठीक है. एक्साइटेशन में 5 पे पहुँच गया था ना, सो 5 से आया. इट्स गोइंग टू बी 5 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स. ठीक है. इसको सॉल्व करना इज समथिंग विच इज़ योर जिम्मेदारी एंड यू विल डू इट विद ग्रेट हाइट्स, आई नो दैट. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी द वेव नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो वेव नंबर हमने निकाला है, इससे हमें और बहुत सारे पैरामीटर्स पता लग सकते हैं क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है. ठीक है. ये जो एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, इससे सब कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल हमारा जो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है एंड सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है. सो इन फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एनर्जी. वंस आई नो द वेव नंबर, there are some dogs barking behind me, so I hope you can ignore that and we'll continue with this video. Okay, so there's C is equal to lambda nu. If we put this in this equation, is we get C is equal to H nu, and nu from here is C by lambda, right? So E is equal to H C by lambda and 1 by lambda is wave number and this is what we get. ठीक है. तो वेव नंबर अगर पता है तो C तो पता ही है, इट इज अ कांस्टेंट, HP इज अ कांस्टेंट. वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन, राइट? सो बेसिकली वी कैन फाइंड आउट मेनी पैरामीटर्स इफ वी नो the wave number, right? Is this clear to us? All right. Now if I say I want to ionize an electron, ionize का मतलब क्या होता है, ionize मतलब होता है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो उसको वहाँ से निकाल के इन्फिनिटी पे पहुँचाने का. ठीक है. दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन. सो एंड फाइनल इज योर इन्फिनिटी एंड इनिशियल इज वो जहाँ से भी आएगा. ठीक है. सो अगर थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाएं, सो वी विल अंडरस्टैंड कि हम लोग आयनाइजेशन करते हैं इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी होगा इट इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द एटम और फिर वो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता है विद दैट थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. इफ यू नॉट सीन दिस वीडियो, please do that. Clear? So right, so that is where we do ionization. And ionization के टाइम पे of course photoelectric effect के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को हमेशा बैलेंस शेल से निकालते हैं. ठीक है. बट फॉर हियर ऑफ कोर्स इट कैन बी फ्रॉम एनी डिफरेंट शेल, बट हमको आयनाइज करना है तो हमें उसको N1 2 3 4 तक नहीं, हमें उसको N इन्फिनिटी तक पहुँचाना है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू तक पहुँचाना है N की, विच इज़ इन्फिनिट, विच इज़ इनफाइनाइट, मतलब एटम से ही बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन. Why I am telling you this? Because there are certain numericals at the back of NCERT which of course I will be dealing with in a certain different video. तो ठीक है, वहाँ पे तुम्हें ये important होगा. Is that clear? So of course I should mention this, that there's going to be, in a span of 2 videos I'm going to be dealing with all the back questions of NCERT. There are 62 questions NCERT के पीछे, so वो सब डिस्कस होंगे in one of those videos. So इसलिए I'm not dealing with lot of numericals now because तब तो होने ही है. ठीक है. Also the examples, also the numericals, right? Okay, now let's move on to one more formula. उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं वॉट इज़ दिस. एज आई सेड, हमारे पास एक सीरीज़ होती है. ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ सीरीज़ है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फेमेंट, पीफन. ठीक है. दीज आर सम सीरीज़. पीफन में जो पी होता है वो साइलेंट होता है, इट इज़ जस्ट फंड. ओके. N1 मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, एज आई सेड, और जहाँ से पहुँचा इट कैन बी वॉट एवर. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन N1 पहुँचा, कहीं से ही पहुँचा हो, 2 से 3 से 5 से इन्फिनिटी से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर N1 पे पहुँचा है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर लाइमन सीरीज. ओके. अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहुँचा है पर N2 पे आया है, फाइनली N2 पे पहुँचा है, मतलब एक्साइटेशन के बाद वो कहीं भी था, 5 पे था, 27 पे था, कहीं पे भी था, बट फाइनली आफ्टर लूजिंग इट्स एनर्जी, एमिशन के बाद वो पहुँचा है 2 पे, दैट इज़ योर बाल्मर सीरीज. ठीक है. 3 पे आया है तो पास्चन, 4 पे आया है तो ब्रैकेट, 5 पे है तो पीफन. इज इट क्लियर? राइट. अब यहाँ पे उनका स्पेक्ट्रल रीजन लिखा हुआ है और ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा सा वे ऑफ लाइफ मिल जाता है हमें इसमें. क्या अल्ट्रा वायलेट है अगर इलेक्ट्रॉन N1 पे आए, अल्ट्रा वायलेट ऑफकोर्स हैज़ अ हायर एनर्जी, है ना. तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, 2 से आ रहा हो, 3 से, कहीं से भी आ रहा हो, अगर 1 पे आ रहा है, 1 तक आ रहा है, तो मतलब उसके पास कितनी एनर्जी थी, राइट. विद दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज कमिंग डाउन ऑफ कोर्स टू N1 विच इज़ द ग्राउंड स्टेट. क्लियर. सो इतना एनर्जी सिर्फ अल्ट्रा वायलेट के पास होगा. ठीक है.
सो अल्ट्रा वायलेट हैज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर N2 पे आ रहा है तो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी विजिबल. तो विजिबल के पास अल्ट्रा वायलेट से कम एनर्जी होती है बट इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इस वाले रीजन में जो ट्रांजिशन होंगी वो विजिबल ट्रांजिशन होंगी. क्लियर. और ये जो हमारा पास्चन ब्रैकेट पी फंड है ये हमारे इंफ्रारेड होते हैं. इंफ्रारेड मतलब हैविंग द लोएस्ट एनर्जी. तुम देख रहे हो कितना छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बस इतना, ओह इतना सा बस. ठीक है, तो ऑफकोर्स दिस विल हैपन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए हमारा पी फंड सीरीज और पास्चन सीरीज है. ठीक है, इज इट क्लियर. सो ये बाल्मर सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करता है. तो विजिबल रीजन में है और क्योंकि सारे कलर्स होते हैं, दैट वाई द सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे सीरीज पे इन वन ऑफ द वीडियोज. ठीक है, बट इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कौन कौन सी लाई करती है. राइट. सो ये टेक्निकलिटी साइंटिस्ट ने जो इंट्रोड्यूस की थी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा आफ्टर लूजिंग इट्स एनर्जी विच इज़ N1. कहीं से भी पहुंचा हो दैट इज N2. क्लियर. और उसका कुछ नाम दे दिया. अगर N1 पे आ रहा है फाइनली तो इट इज़ लाइमन. N2 पे आ रहा है फाइनली, कहीं से भी आ रहा हो, 2, 3, 5 कहीं से भी आ रहा हो, इट इज़ बाल्मर. 3 पे अगर आ रहा है कहीं से भी तो इट इज़ पास्चन एंड सो ऑन. क्लियर. ये सब याद कर लेना बिकॉज ऑनेस्टली इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में. ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ऑफकोर्स बोर्ड से भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दीज थिंग्स. ठीक है, तो इसको याद करना कर लेना, वाई नॉट, है ना. One last thing which I want to also mention is about the radius, the Bohr radius. ठीक है, तो ये जो तुम एटम देख रहे हो इतना बड़ा सा, इसमें तुम लोग अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस देखो तो ये कुछ रेडियस है ना. सेकेंड ऑर्बिट तक का देखो तो ये रेडियस अलग है. थर्ड तक का देखोगे तो ये रेडियस और बढ़ गया. अगेन रेडियस बढ़ता रहेगा. ठीक है, सो एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग द रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना. तो ये रेडियस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला हमें बोहर दे के गए थे एंड दैट इज नथिंग बट आर or radius r of any n, which means of any quantum principal quantum number r1 or n1, n2, n3 is equal to 52.9 into z upon n square, oh sorry उल्टा लिख दिया, into n square upon z पिकोमीटर. ठीक है, तो पिकोमीटर इतना छोटा है कि इट इज़ नथिंग बट 1 पिकोमीटर इज़ 10⁻⁻12 मीटर. ठीक है, तो मतलब सोचो मतलब कितना छोटा है ये. राइट. ऑफकोर्स एक एटम की बात करें तो छोटा तो होगा ही ना. इज इट क्लियर. सो ये z की वैल्यू फॉर योर हाइड्रोजन आइटम इज 1, तो हम लोग ये z इग्नोर कर देते हैं ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम. बट अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो z इज गोइंग टू बी 2. z इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर. राइट. और जो n है दैट इज द शेल नंबर. सो इफ आई से आई वांट टू नो द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम. फर्स्ट ऑर्बिट है तो n भी 1 हो गया और हाइड्रोजन आइटम है तो z भी 1 हो गया. इट इज़ गोइंग टू बी 52.9 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर बोहर रेडियस. ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला दिया था ना. सो ओके वी हैव टू इज्जत देनी पड़ेगी ना उनको थोड़ी सी, है ना. Alright, so these were the two main formulas and I also discussed another formula in one of my videos इससे पहले वाला, which is the energy of the nth shell. ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये जो फर्स्ट शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी. सेकंड शेल में भी कुछ एनर्जी होगी जो 1 से अलग होगी. थर्ड में भी कुछ एनर्जी होगी जो अलग होगी. ठीक है, तो एनर्जी का भी एक फॉर्मूला है, ट्रस्ट मी है. ओके, एंड दैट फॉर्मूला इज एनर्जी ऑफ nth शेल, जौन सा भी शेल हो, वट एवर द शेल इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z² अपॉन n² जूल्स. ठीक है, आई ऑल्सो समटाइम्स गेट कन्फ्यूज इन दिस z and n values. Okay, because well it is hell confusing but you have to remember this, है ना. तो now if I want to calculate the energy in the second Bohr orbit, तो energy in second orbit कितनी हो जाएगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, अब हाइड्रोजन आइटम है तो z तो 1 हो गया, 1² अपॉन n² इज योर द सेकेंड वाला, तो इट्स सेकेंड² 2² जूल्स. इसे कैलकुलेट कर लेंगे, वील बी गेटिंग द आंसर टू द एनर्जी ऑफ द second orbit of your Bohr model of atom. Clear? So जैसा कि हम देख रहे हैं बोहर जी ने हमें बहुत कुछ बताया था. ठीक है, he told us about the energy, he told us about the spectral lines, what not, he told us even about the radius of इतनी छोटी चीज़ जो दिखती भी नहीं है. ठीक है, so basically बहुत कुछ बता दिया था उन्होंने हमें. Right? But criticize करना is something which humans never forget to do, है ना. तो people I would not call it as criticism, but he of course was not able to answer certain things
जो कि ऑफ कोर्स बाद में आंसर हो गई थी इन द डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम विच वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन. क्लियर. एंड व्हाट वर दोज थिंग्स? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, आई वुड से लिमिटेशन अगर हम बात करें ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कि इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एटम. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर करके बहुत सही बातें की थी, वैसे ऐसा नहीं कुछ गलत बोला था, बट सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बोला था. हीलियम, ओके, उसके बाद हीलियम आता है, देन देर आर बेसिकली of course we knew about a little less number of elements उस time पे, but we have a lot of number of elements right now, and we're not talking about any other atom other than hydrogen, which is of course an issue, right? We have to deal with all, we have to deal with chemistry, we don't have to only deal with hydrogen, right? So first is only hydrogen, and also hydrogen like species also, क्योंकि helium प्लस आयन भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, मतलब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के बारे में बात की थी, बट ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीशी. क्लियर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में पढ़ा था ना हमने, जो लाइन्स बनती हैं स्पेक्ट्रा में, विच आई हैव डिस्कस्ड इन माई लास्ट वीडियो, वो स्प्लिट हो जाती हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती हैं तो उसके हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं तो उसे हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट. क्लियर. अब याद करने को एक निमोनिक है, मैंने ऐसे 12th में याद किया था कि स्टार्क इज स्टार्टिंग विद एस, एंड हमें शॉक लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट, शॉक फ्रॉम एस एंड इलेक्ट्रिक, राइट? सो दूसरा होता है जीवन इफेक्ट विच इज मैग्नेटिक फील्ड. सो यू कैन मेमोराइज दिस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेन बात यह है कि स्पेक्ट्रल लाइन स्टार्ट स्प्लिटिंग. ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. वो क्यों होता है? बोहर वॉज नॉट एबल टू गिव एन आंसर टू दैट, राइट? एंड ऑफ कोर्स द रीजन के वो ओनली हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करता है. एंड one of the most important things also is that he did not tell anything about the formation of molecules. जब मॉलिक्यूल बन जाएंगे तब क्या स्पेक्ट्रल, या तब क्या रेडियस, तब क्या एनर्जी, तब क्या हो जाएगा. ठीक है, एंड ही डिड नॉट टॉक अबाउट ऑल दैट. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. एंड इफ यू डिड, देन वेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको लगेगा कि उनको भी समझ में आया कुछ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू डिड एन्जॉय, you know the drill, you have to press the like button because, well, that's free. ठीक है, thank you so much for watching.